हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। नेक्स्ट सेशन है अपना पोजीशन से रिलेटेड। इससे पहले हमने पोजीशंस के बारे में बेसिक ओवरव्यू लिया है। जितने भी नॉर्मल पोजीशन है उनके बारे में हमने एक एक करके डिटेल से पढ़ा है। अब पोजीशन का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हम किसी स्पेसिफिक सर्जरी के लिए या किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर के लिए पोजीशन पढ़ेंगे कि उसके दौरान क्या पोजीशन होगी, ड्यूरिंग प्रोसीजर, ड्यूरिंग सर्जरी क्या पोजीशन होगी, और उसके पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर उसकी पोजीशन हम क्या रखेंगे। तो नंबर 1 हेडिंग लगाइए, लीवर बायोप्सी। फर्स्ट वन इज द लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी के दौरान आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए और आफ्टर लीवर बायोप्सी क्या पोजीशन होनी चाहिए। नंबर 1 हेडिंग लगा लीजिए, लीवर बायोप्सी। नंबर 1 हेडिंग डालिए लीवर बायोप्सी, और लीवर बायोप्सी में मैं लिखिए ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी। इस दौरान लीवर बायोप्सी के दौरान आपकी पोजीशंस क्या होनी चाहिए। कैमरा सेट कर। इतना ब्लर कैसे दिख रहा है इसमें। वीडियो सभी का सही चल रहा है? एक बार रिप्लाई कर दीजिए। वीडियो क्लियर है? एक बार रिप्लाई कर दीजिए सभी। वीडियो क्लियर है या नहीं है? ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी लिखिए आप सुपाइन विथ हैंड एलिवेटेड, या फिर आप सेकंड क्या दे सकते हैं, लेफ्ट लेटरल विथ हैंड एलिवेटेड। दोनों में से कोई भी पोजीशन दे सकते हैं, या तो आप सुपाइन पोजीशन में लेटा के पेशेंट को हैंड को एलिवेट करना है, या पेशेंट को किस साइड में रखना है, लेफ्ट लेटरल पोजीशंस में रखना है। क्योंकि लीवर कहां पे होता है, राइट साइड के अंदर, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर। तो पेशेंट को या तो लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन देखिए, आपको हैंड को एलिवेट करना है, या फिर आपको क्या करना है, सुपाइन पोजीशन में लेके राइट साइड के हैंड को एलिवेट करना है, ताकि आपका राइट अपर क्वाड्रेंट सही से एक्सपोज हो सके, उसका एक्सपोजर सही हो सके। ये है आपकी ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी। सेकंड लिखिए आफ्टर लीवर बायोप्सी। आफ्टर लीवर बायोप्सी आपकी पोजीशंस क्या होनी चाहिए। तो आफ्टर लीवर बायोप्सी लिखिए आप राइट लेटरल विथ सपोर्टेड ऑफ पिल्लो। पिल्लो का सपोर्ट आपको रखना है, किसके लिए, हीमोस्टेसिस के लिए। राइट लेटरल विथ सपोर्टेड ऑफ पिल्लो आपको रखना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आफ्टर लीवर बायोप्सी जो पोजीशंस यूज की जाती है। और ये सपोर्ट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 3 आवर्स, लगभग 3 आवर्स तक आपको उस साइड के ऊपर जहां से बायोप्सी ली है राइट लेटरल लेना है, और उसके नीचे पिल्लो प्लेस करना है, ताकि वो साइड कंप्रेस हो, और कंप्रेस होगी तो वहां से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी।
क्लास क्लियर नहीं है। अभी हाँ, अब ठीक है। सही है? अभी तो सही दिख रहा है, एक बार कमेंट कीजिए। नहीं अभी नहीं हो रहा, और फिर ब्लर हो गया। एक बार रिप्लाई कर दीजिए कि आपका क्लास सही चल रहा है क्या, ऑडियो वीडियो दोनों प्रॉपर है। ब्लर आ रहा है। हम्म, ये क्लियर नहीं हो रहा। ओ, क्लास वहां पे हाँ अभी ठीक है, अब सही है। रिप्लाई कीजिए कभी क्लियर अभी। देखिए हमने क्या पढ़ा है, सेकंड पोजीशंस का पार्ट है आपका, जिसके अंदर हमने पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर या सर्जरी से रिलेटेड पोजीशन पढ़नी थी। सबसे पहले हमने हेडिंग डाला है लीवर बायोप्सी, और लीवर बायोप्सी में मैंने कहा कि आप जब भी लीवर बायोप्सी करोगे तो पेशेंट की पोजीशन आपसे पूछी जाती है, तो या तो आप सुपाइन में रखेंगे और हैंड एलिवेटेड रखेंगे। हैंड किस साइड का, राइट साइड का हैंड एलिवेटेड रखेंगे, क्योंकि आपकी लीवर की लोकेशंस कहां पे होती है, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड, आप लेफ्ट लेटरल दे सकते हैं पेशेंट को विथ हैंड एलिवेटेड के साथ। आपको हाथ ऊपर रखना है, इस प्रकार से हाथ अपने गर्दन के पीछे रखना है, नेक के पीछे रखना है, और लेफ्ट लेटरल रखनी है। जैसे ही प्रोसीजर होती है, बायोप्सी होती है, उसके बाद में आपको पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या देना है, राइट लेटरल विथ सपोर्टेड ऑफ पिल्लो। आपको जिस साइड में आपने बायोप्सी की है राइट साइड के अंदर, तो वहां आपको पिल्लो प्लेस करके आपको राइट लेटरल पोजीशन देनी है, ताकि पिल्लो की वजह से वो साइड कंप्रेस रहेगी, और कंप्रेस रहेगी तो वहां पे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। नोट कर लीजिए इसको। सेकंड लिखिए रीनल बायोप्सी। सेकंड प्रोसीजर लिखिए, रीनल बायोप्सी के दौरान क्या पोजीशन होनी चाहिए, रीनल बायोप्सी ड्यूरिंग रीनल बायोप्सी लिखिए आप, ड्यूरिंग रीनल बायोप्सी पेशेंट की पोजीशंस होगी प्रोन पोजीशन, एंड सेकंड आफ्टर रीनल बायोप्सी होगी सुपाइन पोजीशंस। यहां प्रोन के साथ में आप लैटरल भी लिख सकते हो, प्रोन दीजिए या फिर लैटरल। यदि दोनों में से प्रायोरिटी आपसे पूछता है तो आपको फर्स्ट वन प्रोन को प्रायोरिटी देनी है। रीनल बायोप्सी के दौरान जब किडनी से आप बायोप्सी लेते हैं, बायोप्सी का मतलब होता है टिश्यू सैंपल, आपको सेल्स वहां से कुछ टिश्यूज लेने होते हैं स्टडी के लिए, तो उसे बायोप्सी बोलते हैं। तो बायोप्सी, रीनल बायोप्सी आपको करनी है। और आपको पता है कि किडनी क्या है, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है,
रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन से, पेरिटोनियल कैविटी के पीछे का ऑर्गन है, तो वहां से सैंपल लेने के लिए आपको पेशेंट को प्रोन में रखिए या फिर लैटरल में रखिए। जैसे प्रोसीजर एंड होता है, पेशेंट को वापस से सुपाइन पोजीशन में आपको रखना है। किसके बाद में? रीनल बायोप्सी के बाद में। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पेशेंट का रीनल बायोप्सी हुआ है, उसके बाद में पेशेंट को कौन सी पोजीशन में रखना है पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड के अंदर, तो आपका जवाब होगा सुपाइन पोजीशंस। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट आगे चलिए, लंबर पंक्चर। नेक्स्ट नंबर 3 लिखिए, लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर के दौरान, ड्यूरिंग लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर के दौरान पेशेंट का पोजीशन क्या होना चाहिए? लंबर पंक्चर के दौरान पेशेंट की पोजीशंस होगी सी शेप पोजीशन, सी शेप पोजीशंस, सी शेप पोजीशंस में रखिए, या फिर लैटरल विथ हेड एंड नी फ्लेक्स एब्डोमेन की तरफ, या फिर फिटल एटीट्यूड पोजीशंस, जैसे इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर यूट्रस के अंदर बेबी की पोजीशन होती है, उसी पोजीशन में रहना है या उस पोजीशन में पेशेंट को एडजस्ट करना है। फिटल लंबर पंक्चर के दौरान आप इनमें से कोई एक पोजीशंस काम में ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का ऑप्शन आ सकता है। नेक्स्ट, सिटिंग विथ, या फिर सिटिंग विथ हेड लीन फॉरवर्ड, सिटिंग पोजीशन में रहना और अपने सर को, हेड एंड को आगे की तरफ झुकाना है। वो चीज क्या होती है? ये पोजीशंस हम काम में लेते हैं ड्यूरिंग ड्यूरिंग लंबर पंक्चर। किस दौरान? लंबर पंक्चर के दौरान। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं यहां से लंबर पंक्चर की पोजीशन से रिगार्डिंग। देखिए ये आपको इमेज दिखाई दे रहा है, एक तो ये वाला पोजीशंस काम में लेते हैं। इस इमेज को देख के आपको बताना था कि ये कौन सी प्रोसीजर किया जा रहा है। डायरेक्ट इमेज देख के पूछा हुआ है क्वेश्चन से। और ये सिटिंग पोजीशन में है, सिटिंग पोजीशन मेंटेन करके आगे की तरफ झुका हुआ है पेशेंट। ये हमने लिखा है कि सिटिंग विथ हेड लीनिंग फॉरवर्ड, या तो आप सीधा बैठ जाइए और फिर आगे की तरफ झुक जाए, ताकि आपका क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम क्या होगा, इस प्रकार से मुड़ेगा, और मुड़ेगा तो दो वर्टिब्रा के बीच में आपका स्पेस बढ़ जाएगा। जैसे जनरली क्या होती है, ये वर्टिब्रल बोन्स है, तो इन बोन्स के बीच में स्पेस को आपको बढ़ाना होता है, स्पेस को क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। तो आप क्या करोगे, पेशेंट को इस प्रकार से झुकने के लिए बोलोगे, तो इससे होगा क्या, दो वर्टिब्रा के बीच का जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही वो आगे की तरफ मुड़ेगा या आगे की तरफ फॉरवर्ड लीन होगा, तो वर्टिब्रा के बीच में स्पेस बढ़ेगा और आपका निडल आसानी से इंजेक्ट हो पाएगा। किसके लिए? सीएसएफ को ड्रेन करने के लिए या सीएसएफ सैंपल लेने के लिए। तो ये पोजीशन हम काम में लेते हैं ड्यूरिंग
लंबर पंक्चर के दौरान, ये आपका सेकंड पोजीशन से, ये भी किसके लिए काम में लेते हैं, लंबर पंक्चर के लिए काम में लेते हैं। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखिए आफ्टर लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर के बाद में क्या पोजीशन होगा पेशेंट का। नेक्स्ट लिखिए आफ्टर लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर के बाद का पोजीशंस क्या होगा, सुपाइन पोजीशंस। क्या होगा, सुपाइन पोजीशंस यूज करेंगे आफ्टर लंबर पंक्चर के बाद में। क्या पोजीशंस होगा, सुपाइन पोजीशंस। नोट कर लीजिए। सीएसएफ के अंदर कितना सैंपल लेते हैं, अभी बताया था मैंने, कितना लेते हैं, 10 ml सैंपल लेते हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिए मैस्टेक्टोमी। नंबर 4, ब्रेस्ट को निकालना है सर्जिकली, तो उस दौरान क्या पोजीशंस होगी, ड्यूरिंग मैस्टेक्टोमी के दौरान क्या पोजीशंस होगी, सेमी फाउलर पोजीशंस। ड्यूरिंग मैस्टेक्टोमी क्या होगी, सेमी फाउलर पोजीशंस यूज करेंगे। नेक्स्ट आफ्टर मैस्टेक्टोमी, मैस्टेक्टोमी के बाद में कौन सी पोजीशन देंगे, सेमी फाउलर विथ अनअफेक्टेड साइड, विथ अनअफेक्टेड साइड पोजीशंस। क्या आपको जिस साइड के ब्रेस्ट की सर्जिकली रिमूव नहीं किया गया उस साइड में आपको पोजीशंस देनी है। सेमी फाउलर तो देना ही है, इसके साथ अनअफेक्टेड साइड। अनअफेक्टेड का मतलब जिस साइड का ब्रेस्ट रिमूव नहीं किया गया उस साइड में करके आपको पोजीशंस लेना है। किसके अंदर, मैस्टेक्टोमी के अंदर। या अनअफेक्टेड या ये आपका नॉन अफेक्टेड के नाम से भी आ सकता है, नॉन अफेक्टेड, नॉन अफेक्टेड साइड भी बोल सकते हैं, अनअफेक्टेड साइड भी बोल सकते हैं, किसी भी नाम से पूछे। नेक्स्ट लिखिए कैटरेक्ट के दौरान, कैटरेक्ट सर्जरी के दौरान क्या पोजीशंस होगी, ड्यूरिंग सेमी फाउलर एंड आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद में क्या पोजीशंस होगी, सेमी फाउलर विथ अनअफेक्टेड साइड पोजीशंस। अनअफेक्टेड साइड पोजीशंस आपको देनी है ताकि प्रेशर ना बढ़े पेशेंट में, इंट्राओक्यूलर प्रेशर ना बढ़े, इसलिए क्या देंगे, सेमी फाउलर के साथ साथ अनअफेक्टेड साइड पोजीशन देंगे पेशेंट को। किसके अंदर, कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर। कैटरेक्ट सर्जरी, नोट कर लिया। आगे बढ़िए। नेक्स्ट लिखिए
टॉन्सिलेक्टोमी, नंबर 6 करके लिखिए, टॉन्सिलेक्टोमी के दौरान इसका जवाब आप देखिए, टॉन्सिलेक्टोमी के दौरान कौन सी पोजीशन देते हैं, रिप्लाई कीजिए। ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी कौन सी पोजीशन दी जाती है, और आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी कौन सी पोजीशंस यूज करते हैं। आंसर कीजिए, सभी के जवाब आने चाहिए। ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिलेक्टोमी की सर्जरी के दौरान कौन सी पोजीशंस काम में लेते हैं, और सर्जरी के बाद में कौन सी पोजीशंस काम में लेते हैं। पढ़ा हुआ है अपना, वेरी गुड। रोज पोजीशंस, कौन सी, रोज पोजीशंस ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी। और आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिलेक्टोमी के बाद में कौन सी पोजीशन देते हैं, रोज पोजीशन हो गया। ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी रोज पोजीशन, और टॉन्सिलेक्टोमी के बाद में कौन सी पोजीशन देते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर कौन सा पोजीशन दिया जाता है। कौन सा देते हैं, रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई कीजिए सभी। आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी कौन सी पोजीशंस काम में लेते हैं, वेरी गुड। लैटरल पोजीशंस, कौन सा लेते हैं, लैटरल पोजीशंस। लैटरल पोजीशंस यूज करते हैं आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिल की सर्जरी के बाद में हम क्या देते हैं, लैटरल पोजीशन देते हैं। नंबर 7 लिखिए, नंबर 7 लिखिए, एपिस्टेक्सिस। नेक्स्ट लिखिए एपिस्टेक्सिस, और एपिस्टेक्सिस में दो टाइप करके लिखिए। एक लिखिए वुडरूफ फ्लेक्सस, एक तो लिखिए वुडरूफ फ्लेक्सस, और दूसरा लिखिए कैजल बेस फ्लेक्सस। मैंने क्या लिखवाया था, सर्जरी के बाद में आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी के बाद में कौन सा पोजीशन लिखवाया था भाई, रिप्लाई कीजिए सभी। टॉन्सिल की सर्जरी के बाद में मैंने पोजीशंस क्या लिखवाया था आपको, अपना नोटबुक खोलिए और उसके अंदर लैटरल पोजीशन जहां पे लिखा हुआ है वो पेज निकालिए, उस पेज के अंदर पढ़िए अच्छे से क्या लिखा हुआ है। देखे, जो आपने लैटरल पोजीशन लिखा था वो पेज निकालिए और वहां पे चेक कीजिए क्या लिखा हुआ है। सभी चेक कीजिए, लैटरल पोजीशन वाला टॉपिक निकालिए। पोजीशन नंबर 3 अपनी लैटरल पोजीशन पढ़ा है, और वहां पे देखिए कि हमने टॉन्सिलेक्टोमी के बाद में आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी क्या लिखा है, मिल गया सभी को।
सभी को मिल गया? चेक कीजिए वहां पे। तो आफ्टर ट्रांसलेक्टोमी हम क्या देते हैं? लेटरल पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट लिखिए एपिस्टेक्सिस, और एपिस्टेक्सिस में लिखिए कैजल बेस प्लेक्सस और दूसरा प्लेक्सस का नाम लिखिए वुडरूफ फ्लेक्सस। इसके साथ में और लिखिए, इसे और क्या बोलते हैं? लिटिल एरिया। लिटिल एरिया के नाम से भी जानते हैं वुडरू कैजल बेस प्लेक्सस को। और ये आपका कैजल बेस प्लेक्सस क्या होता है? कॉमन साइट फॉर एंटीरियर एपिस्टेक्सिस। जो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस होता है उसका कॉमन साइट क्या होता है? कैजल बेस फ्लेक्सस। इसी कैजल बेस फ्लेक्सस को हम क्या बोलते हैं? लिटिल एरिया बोलते हैं। और ये लिटिल एरिया एंटीरियर एपिस्टेक्सिस का मोस्ट कॉमन साइट होता है। सेकंड आपका वुडरूफ फ्लेक्सस। ये वुडरूफ फ्लेक्सस किसके लिए जिम्मेदार होता है? कॉमन साइट या फिर मोस्ट कॉमन साइट फॉर पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस के लिए, पोस्टीरियर नेजल ब्लीडिंग के लिए जिम्मेदार होता है। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस जब भी होती है पेशेंट के अंदर है, तो इस दौरान जो पोजीशन दी जाती है वो कौन सी पोजीशन देते हैं भाई? रिप्लाई कीजिए, सभी लिखवाया हुआ है सब कुछ। आंसर कीजिए, एपिस्टेक्सिस के दौरान पोजीशंस क्या देते हैं? एपिस्टेक्सिस के दौरान पोजीशंस क्या देते हैं? रिप्लाई कीजिए। एपिस्टेक्सिस के दौरान पोजीशन क्या देते हैं? सिटिंग अपराइट विथ अपराइट विथ लीन फॉरवर्ड, यही पोजीशन देते हैं। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस के अंदर कौन सी पोजीशन देते हैं? सिटिंग अपराइट विथ लीन फॉरवर्ड। आपको सिटिंग पोजीशन में रहना है और क्या देना है पेशेंट को? आगे की तरफ झुकने के लिए बोलना है। सिटिंग सिटिंग अपराइट विथ लीन फॉरवर्ड, सीधा बैठ के आगे की तरफ झुकना है। और यदि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो नोज को पिंच कर सकते हो और आइस अप्लाई कर सकते हो। आइस क्या करेगी? वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी। आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि एंटीरियर एपिस्टेक्सिस का कारण क्या है? जो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस होती है, नेजल ब्लीडिंग होती है, उसका कारण है आपका कैजल बेस फ्लेक्सस या लिटिल एरिया के नाम से जानते हैं। और दूसरा वुडरूफ फ्लेक्सस किसके लिए जिम्मेदार है? पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस के लिए। नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट आगे चलिए। जो अभी मैंने अपने डिस्कस किया कि लिटिल एरिया कौन सा होता है, और इस लिटिल एरिया को क्या बोला जाता है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर एंटीरियर एपिस्टेक्सिस। ये आपका नोज है, ये आपकी टीथ आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये सामने वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैजल बेस फ्लेक्सस या फिर लिटिल एरिया के नाम से जानते हैं। ये लिटिल एरिया आपकी 5 आर्टरीज का एक ऐसा जंक्शन है। आपकी 5 आर्टरीज है, एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, एंटीरियर इथमोइड आर्टरी, पोस्टीरियर इथमोइड आर्टरी, आपकी स्पेनोइड स्प्लेनो पैलेटाइन आर्टरी, स्प्लेनो पैलेटाइन आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी और सुपीरियर लैबाइल आर्टरी। ये 5 आर्टरीज का एक जंक्शन से इनके मिलने से एक एरिया बनता है। इनके अनास्तोमोसिस से उस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस लिटिल एरिया या कैजल बेस फ्लेक्सस के नाम से जानते हैं। और ये एंटीरियर एपिस्टेक्सिस का मोस्ट कॉमन साइट रहता है किसके लिए, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस के लिए मोस्ट कॉमन साइट का काम करता है। दूसरा देखिए आपका पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस की जो साइट है उसे हम क्या बोलते हैं, वुडरूफ फ्लेक्सस बोलते हैं। यह आपको जो पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं वुडरूफ फ्लेक्सस। ये वाला पीछे की तरफ ये है, सामने की तरफ जिसे कैजल बेस फ्लेक्सस बोलते हैं, और ये पीछे की तरफ है इसे बोलते हैं पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस का कॉमन साइट है जिसे वुडरूफ फ्लेक्सस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वुडरूफ फ्लेक्सस बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा। बस ध्यान रखना आपको कितनी आर्टरीज इस कैजल बेस फ्लेक्सस को सप्लाई करती है, और इसके साथ साथ ये एंटीरियर एपिस्टेक्सिस के साइड क्या होती है। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस को कैजल बेस फ्लेक्सस या आपका लिटिल एरिया बोलते हैं, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस की साइड वुडरूफ फ्लेक्सस रहेगा। नेक्स्ट लिखिए, थायरॉइडेक्टोमी के दौरान, थायराइड की सर्जरी के दौरान पेशेंट का पोजीशंस क्या रहेगा, कितने नंबर का ये, थायरॉइडेक्टोमी के दौरान पोजीशंस ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी, पोजीशंस क्या रहेगा, ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी पोजीशंस क्या रहेगा। एंड सेकंड इज आफ्टर थायराइड सर्जरी पेशेंट का पोजीशंस क्या रहेगा। आंसर कीजिए, आंसर कीजिएगा कि ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी पेशेंट का क्या पोजीशन होना चाहिए। 8 नंबर का है, आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट क्लास में है वो सभी आंसर करेंगे। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड। क्या करते हैं, रोज पोजीशंस देते हैं पेशेंट को। कौन सा वाला, रोज पोजीशंस। ड्यूरिंग थायराइडेक्टोमी के दौरान पेशेंट का पोजीशन होगा रोज पोजीशंस। और आफ्टर थायराइड सर्जरी कौन सा पोजीशन देते हैं, आंसर कीजिएगा। आफ्टर थायराइड सर्जरी कौन सा पोजीशन परफॉर्म करते हैं पेशेंट को।
जब थायराइड की सर्जरी हो गई, वेरी गुड रोहित शर्मा, वेरी गुड। कौन सा वाला? सेमी फाउलर पोजिशंस, सेमी फाउलर पोजिशंस। क्यों देते हैं सेमी फाउलर पोजिशन? सर्जरी के बाद में थायराइड की सर्जरी हुई है और उसके बाद में आपने क्या दिया है? सेमी फाउलर पोजिशन दिया है। कारण क्या है सेमी फाउलर पोजिशन का? कि सर्जरी के बाद में आपका वीनस रिटर्न बढ़े और इस नेक वाले एरिया के ऊपर एडिमा फॉर्मेशन ना हो, स्वेलिंग ना हो, इसलिए क्या करते हैं? हेड एंड को ऊपर कर देते हैं। कितना ऊपर? 32-45 डिग्री के एंगल पे सेट करते हैं ताकि वीनस रिटर्न बढ़े और पेशेंट को एडिमा से प्रिवेंट किया जा सके। तो जैसे ही पेशेंट की थायराइड की सर्जरी होती है तो आपको क्या करना होता है? सेमी फाउलर पोजीशंस में पेशेंट को प्लेस करना होता है। ऐसे पेशेंट जिनमें थायराइड की सर्जरी हो रही है या थायराइड की सर्जरी होनी है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर कौन सी नर्व डैमेज होने के चांसेस रहते हैं? थायराइड सर्जरी के अंदर कौन सी नर्व डैमेज होने के रिस्क रहते हैं? तो आपको जवाब देना है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, RLN नर्व की इंजरी की पॉसिबिलिटी रहती है। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर थायराइड की सर्जरी हो रही है, तो थायराइड की सर्जरी के दौरान उस पेशेंट को रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजरी की पॉसिबिलिटी रहती है। तो पता कैसे चलेगा आपको कि पेशेंट में रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की इंजरी हुई है? तो पेशेंट को बार बार बोलने के लिए बोलेंगे कि कुछ ना कुछ बोलता रहे, तो ताकि हमें पता चले कि पेशेंट का रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का इंजरी हुआ है या नहीं हुआ। यदि हुआ है तो उसके अंदर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलेगी। कैसी? हॉर्सनेस वॉइस आपको सुनने को मिलेगी। तो ऐसे पेशेंट जिनमें थायराइड की सर्जरी चल रही है या थायराइड की सर्जरी हुई है, उनमें रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजरी की पॉसिबिलिटी रहती है। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर थायराइड की सर्जरी चल रही है या थायराइड की सर्जरी के दौरान ऐसे पेशेंट की बेड साइड पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए? तो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर थायराइड की सर्जरी हो रही है तो उनके बेड साइड आपको क्या रखोगे? ट्रेकियोस्टोमी सेट रखना है। पेशेंट की बेड साइड क्या होना चाहिए? ट्रेकियोस्टोमी सेट होना चाहिए। सर्जरी से पहले आपको पेशेंट को एंटी थायराइड मेडिसिन देनी है। क्या देनी है? सर्जरी से पहले पेशेंट को प्री ऑपरेटिव पीरियड में आपको एंटी थायराइड मेडिसिन देनी है पेशेंट को। और सर्जरी के दौरान पेशेंट के बेड साइड में ट्रेकियोस्टोमी सेट अवेलेबल होना चाहिए। सर्जरी के दौरान रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की इंजरी हो सकती है और जैसे ही सर्जरी हो जाती है उसके बाद में पेशेंट को लाइफ लॉन्ग आपको T3, कौन सा? T3, T4 और आपके जो पैराथायरॉयड हॉर्मोन्स है उनको आपको लाइफ लॉन्ग आपको थेरेपी के थ्रू देना होता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू लाइफ लॉन्ग देना होता है। ये किससे रिलेटेड है? थायराइड सर्जरी से रिलेटेड। पोजीशन ध्यान रखना है, कौन सी नर्व की इंजरी होती है ये ध्यान रखना है। और ये वाला क्वेश्चंस पूछा गया था नोट सेट के अंदर। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजरी कि थायराइड की सर्जरी के दौरान कौन सी नर्व की इंजरी की पॉसिबिलिटी रहती है? तो आपका जवाब होगा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजरी। ये आपको एंडोक्राइन में पढ़ाएंगे सर, नोट कर लीजिए से। नेक्स्ट लिखिए लैरिंगेक्टोमी, लैरिंग्स की सर्जरी के दौरान 9 नंबर लिखिए। ड्यूरिंग लैरिंग्स की सर्जरी के दौरान क्या पोजीशंस होगी? रोज पोजीशंस, कौन सी? रोज पोजीशंस। और आफ्टर लैरिंग्स सर्जरी आपकी क्या पोजीशंस होगी? सेमी फाउलर। क्या होगी? लैरिंग्स की सर्जरी के बाद में क्या होगी? सेमी फाउलर पोजीशंस। सेमी फाउलर टू फाउलर्स तक आप रख सकते हैं पेशेंट को।
नेक्स्ट लिखिए नंबर 10। नेक्स्ट लिखिए नंबर 10 लिखिए थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस के दौरान कौन सी पोजीशन देते भाई? आंसर कीजिए। ड्यूरिंग थोरासेंटेसिस सिटिंग विथ लीनिंग फॉरवर्ड फॉरवर्ड ऑन ए बेड साइड टेबल। आगे की तरफ झुकना है। या आपको सेकंड क्या कर सकते हो, सेमी फाउलर विथ अनअफेक्टेड साइड पोजीशंस आप पेशेंट को दे सकते हैं। और इसका इमेज एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। यह आपको इमेज दिखाई दे रहा है, यह है थोरासेंटेसिस का, और ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा हुआ है इमेज देके। और ये सिटिंग पोजीशंस का है, सॉरी सेमी फाउलर पोजीशन विथ नॉन अफेक्टेड साइड पोजीशंस थोरासेंटेसिस के लिए। नेक्स्ट लिखिए नंबर 11। नेक्स्ट लिखिए नंबर 11, लॉग रोलिंग पोजीशन। ये ड्यूरिंग प्रोसीजर है, प्रोसीजर के बाद में। आफ्टर थोरासेंटेसिस आप पेशेंट को सुपाइन या फिर सिटिंग पोजीशंस में रख सकते हो। पोस्ट ऑपरेटिव मायने नहीं रखता है, इसका ड्यूरिंग प्रोसीजर मायने रखता है। नेक्स्ट लिखिए लॉग रोलिंग पोजीशंस। इसके अंदर क्या करते हैं, नेवर टर्न एंड ट्विस्ट द पेशेंट। पेशेंट को क्या नहीं करना है, टर्न और ट्विस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट को टर्न कर दिया आपने, ट्विस्ट कर दिया, ये वाला आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है। किसके अंदर काम में लेते हैं ये वाला, ये पोजीशंस यूज करते हैं किसमें,
स्पाइनल कोड इंजरी वाले पेशेंट में, किसके अंदर, स्पाइनल कोड इंजरी वाले पेशेंट में काम में लेते हैं। स्पाइनल कोड वाले स्पाइनल कोड इंजरी वाले पेशेंट में काम में लेते हैं लॉग रोलिंग पोजीशन से, जब पेशेंट को आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस दौरान। और स्पाइनल कोड इंजरी वाले पेशेंट में और क्या ले सकते हैं, सुपाइन पोजीशन। लेकिन जब पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो उस दौरान लॉग रोलिंग पोजीशन काम में लेना है। स्पाइनल कोड इंजरी वाले पेशेंट में सुपाइन पोजीशन भी काम में ली जाती है और लॉग रोलिंग भी काम में ली जाती है। लॉग रोलिंग का पर्पज रहेगा पेशेंट को जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो उस दौरान आपको स्पाइनल कोड इंजरी वाले पेशेंट में लॉग रोलिंग टेक्निक फॉलो करनी है। लॉग रोलिंग टेक्निक क्या है, नेवर टर्न एंड ट्विस्ट द पेशेंट, कि पेशेंट का जो स्पाइन है वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, वो टर्न नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मुड़ गया, बिल्कुल जैसा था नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में उसी में रखना है और उसी में ट्रांसफर करना है। और पोजीशन क्या दोगे पेशेंट को, सुपाइन देंगे, किसके अंदर, आपकी स्पाइनल कोड इंजरी में। ट्रांसफर करने के लिए क्या दोगे, लॉग रोलिंग पोजीशन हम काम में लेंगे। नेक्स्ट लिखिए नंबर 12, डीप वैन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी के अंदर कौन सी पोजीशन देंगे, डीप वैन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसे डीवीटी बोलते हैं। और इस दौरान कौन सी पोजीशन काम में देंगे, सुपाइन विथ लेग एलिवेशन, सुपाइन पोजीशंस के साथ पैरों को एलिवेट रखना है, किसके अंदर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर। डीप वेन थ्रोम्बोसिस मोस्टली कहां पे होता है, इसकी मोस्ट कॉमन साइड क्या होती है, लेफ्ट लेग बिलो नी जॉइंट, नी जॉइंट के नीचे की तरफ जो काल्प मसल्स होती है वहां पे मोस्टली देखने को मिलता है, और फीमेल्स के अंदर मेल की तुलना में ज्यादा होता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट के अंदर है एक इंपॉर्टेंट साइन आता है जिससे क्या बोलते हैं, हॉर्मोन साइंस, क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स साइन। कौन से डिजीज में देखने को मिलता है, डीवीटी के अंदर, किसके अंदर, डीवीटी के अंदर। नहीं, किसको बोल सकते हैं, नहीं ट्रेंडलनबर्ग नहीं देना आपको, ट्रेंडलनबर्ग नहीं देना आपको, बिल्कुल सीधा रखना है। आप या तो सुपाइन दीजिए पेशेंट को, अच्छा इसकी बात कर रहे हो कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस सुपाइन विथ लेग एलिवेशंस, नहीं देखिए दो चीज होती है, एक तो ट्रेंडलनबर्ग में तो क्या है, आपका पेशेंट बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है, पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, और इसके साथ साथ उसका पूरा का पूरा बेड ही क्या हो रहा है, पैर नीचे, ट्रेंडलनबर्ग में क्या करता है, सर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ, पूरा का पूरा बेड हो रहा है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, पेशेंट इस प्रकार से सीधा लेटा हुआ है और इस प्रकार से पैर इसने ऊपर कर रखे हैं, ये वाला है, तो इसे बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट की पोजीशंस होती है। उसके अंदर तो पूरा का पूरा बेड ही इस प्रकार था, उसके अंदर पूरा का पूरा बेड ही इस प्रकार था। नेक्स्ट लिखिए पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज नंबर 12। नेक्स्ट लिखिए पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज के अंदर कौन सी पोजीशन देते हैं, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज के अंदर सुपाइन विथ लेग सुपाइन विथ लेग एलिवेशन से but not above the
लेवल ऑफ हार्ट। कि आपको पैर तो एलिवेट करना है, ऊपर करना है, लेकिन आपका लेग एलिवेशन कभी भी अबाउ द हार्ट नहीं जाना चाहिए। अबाउ द लेवल ऑफ हार्ट, लेग एलिवेशन आपके हार्ट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। किसके अंदर? पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। सेकंड लिखिए वैरिकोज वेन। नेक्स्ट लिखिए वैरिकोज वेन के अंदर क्या पोजीशंस होगी? सुपाइन विथ लेग एलिवेशंस अबाउ हार्ट। क्या आपका लेग एलिवेशन हार्ट के लेवल से ऊपर रहेगा। किसके अंदर? वेरिकोज वेन के अंदर। किसके अंदर? वेरिकोज वेन के अंदर। और वेरिकोज वेन के अंदर हम टेंडलन पोजीशंस भी यूज कर सकते हैं। किसके अंदर? वेरिकोज वेन वाले पेशेंट के अंदर। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिए हार्ट फेल्योर एंड पल्मोनरी एडिमा। नंबर 13। हार्ट फेल्योर एंड पल्मोनरी एडिमा। इसके अंदर लिखिए अपराइट पोजीशन विथ leg dangling on upright positions with leg dangling over the bedside to reduce the venous return and lungs congestions। एंड लंग्स कंजेशंस। किसके अंदर? पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर आपको पेशेंट को क्या करना है? अपराइट पोजीशन देनी है और पेशेंट को पैरों को बेड से नीचे लटकाते हुए रखना है, ताकि पैरों का जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर ना आए या हार्ट के अंदर कम से कम आए, ताकि हार्ट के ऊपर और लंग्स के ऊपर प्रेशर ना बढ़े। पेशेंट को क्या करना है? अपराइट पोजीशन देनी है, पैरों को बेड से नीचे डैंगलिंग पोजीशन में रखना। डैंगलिंग का मतलब होता है पैरों को नीचे लटकाना, नीचे की तरफ रखना, ताकि पैरों का ब्लड आपके हार्ट के अंदर कम पहुंचे, वीनस रिटर्न कम हो और आपके हार्ट के ऊपर और लंग्स के ऊपर प्रेशर कम पड़े। ये पोजीशन हम काम में लेते हैं किसके अंदर? पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर। नंबर 14 लिखिए कार्डियक कैथेटराइजेशन के दौरान। नंबर 14 लिखिए कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन के दौरान क्या पोजीशन होनी चाहिए? कार्डियक कैथेटराइजेशन के दौरान जो अफेक्टेड साइट है जहां से आपने कार्डियक कैथेटर को डाला है, चाहे राइट साइड का हो चाहे लेफ्ट साइड का हो, तो किसी भी फीमोरल आर्टरी या वेन से किसी भी साइड, या राइट हो चाहे लेफ्ट हो, जिससे भी डाला है उस साइड को आपको सीधा रखना है। और यदि आप एलिवेट करते भी हो तो आपका हेड एलिवेशन 30 डिग्री से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर लिखिए आप कार्डियक कैथेटराइजेशन में अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज keep straight and
हेड एलिवेशंस नॉट मोर देन 30 डिग्री, 30 डिग्री से ज्यादा हेड एलिवेशंस नहीं होना चाहिए। अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज को बिल्कुल सीधा रखना है और हेड एलिवेशंस 30 डिग्री से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। किसके अंदर? कार्डियक कैथेटराइजेशन के दौरान। नेक्स्ट लिखिए ब्रेन अटैक। नोट कर रहे हैं सभी? नेक्स्ट नंबर 15 लिखिए ब्रेन अटैक या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। दो तरीके का होता है ये। एक होता है आपका हेमरेजिक स्ट्रोक एंड सेकंड वन होता है इस्केमिक स्ट्रोक। और सेकंड है इस्केमिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर लिखिए हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड 30 डिग्री। इससे क्या होगा? टू इंक्रीज इससे क्या होगा? टू डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर थ्रू वीनस रिटर्न। आपने क्या करना है? हेड को एलिवेट करके रखना है, जिससे क्या होगा? वीनस रिटर्न बढ़ सके, और वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी कम हो जाएगा। आपको हेड एंड को लगभग 30 डिग्री तक एलिवेटेड रखना है। किसके अंदर? हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर। और इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर क्या करना है? पेशेंट को सुपाइन बिल्कुल फ्लैट पोजीशन देना है। इसके अंदर लिखिए हेड ऑफ द बेड कीप फ्लैट, कीप फ्लैट रखना है बेड के हेड को, एलिवेट नहीं करना है। देखिए दोनों का कारण क्या है? कारण समझिए। पेशेंट के अंदर दो तरीके के ब्रेन स्ट्रोक हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आपकी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली किसी आर्टरी के अंदर रप्चर हो गया है, आर्टरी डैमेज हो गई है, और आर्टरी डैमेज होगी ब्रेन के अंदर तो वहां पे ब्लीडिंग होगी। और यदि ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होगी तो वहां का क्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर स्पेस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आपकी बिल्कुल जटिल स्ट्रक्चर है, स्पेस 0% है वहां पे। यदि एक्स्ट्रा कोई फ्लूइड वहां पे निकलता है तो वो प्रेशर आपके ब्रेन के टिश्यूज पे डालता है, और ब्रेन टिश्यूज पर प्रेशर पड़ेगा तो वहां का क्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर क्या कोशिश की जाती है? ताकि पेशेंट का हेड एंड एलिवेट रहे और वीनस रिटर्न हो सके, ब्रेन से ब्लड सप्लाई वापस हार्ट के अंदर आ सके, ताकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम हो। दूसरी तरफ है इस्केमिक। इस्केमिक का मीनिंग है कि आपके ब्रेन के अंदर, आपकी आर्टरीज के अंदर कहीं ना कहीं जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई आर्टरीज करती है,
वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गई है, जिसके वजह से आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही। तो ऐसे पेशेंट को बिल्कुल फ्लैट पोजीशन देते हैं ताकि जितना हो सके उतना ब्लड ब्रेन तक पहुंच सके। तो इस समय स्ट्रोक के अंदर पेशेंट को फ्लैट रखते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर हेड को लगभग 30 डिग्री पे एलिवेट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एम्स के अंदर कि हेड को कितना एलिवेट करते हैं। 2019 पेशेंट के हेड को एलिवेट कितना करते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर, कितना करते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री से ज्यादा नहीं करते, 30 डिग्री से ज्यादा नहीं करते, 30 डिग्री तक कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिए थोरेकोटोमी या लोबेक्टोमी। नंबर 16 लिखिए थोरेकोटोमी एंड लोबेक्टोमी। थोरेकोटोमी एंड लोबेक्टोमी, इसके अंदर लिखिए अफेक्टेड साइड पोजीशन। जिस साइड का आपने लोब निकाला है या जिस साइड के आपने लंग्स को निकाला है, न्यूमेक्टोमी की है, चाहे लोबेक्टोमी की है, चाहे थोरेकोटोमी की है, लंग्स से रिलेटेड कोई भी सर्जरी हुई है, तो जिस साइड का सर्जरी हुआ है उसी साइड का आपको पोजीशन देना है। कौन सा वाला? अफेक्टेड साइड पोजीशंस। क्या देना है? अफेक्टेड साइड पोजीशंस। नेक्स्ट लिखिए नंबर 17 टोटल हिप रिप्लेसमेंट। आपका हिप जॉइंट काम नहीं कर रहा, हिप जॉइंट डैमेज हो गया, मोस्टली ओल्ड एज के अंदर करते हैं। नी जॉइंट को रिप्लेस करवा लिया, हिप जॉइंट को रिप्लेस करवा लिया। तो हिप जॉइंट को रिप्लेस करने के बाद में आर्टिफिशियल आपने फीमर का हेड लगा दिया, आपने आर्टिफिशियल एसिडापुलम लगा दिया, आपने हिप जॉइंट को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना है? क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा क्या? ये सभी आपने सेकंड क्लास के अंदर जितनी भी पोजीशन पढ़ी है, ये सभी पोजीशंस आप दोबारा से फिर पढ़ोगे। ये सभी पोजीशंस आपको अलग अलग जगह पढ़ाई जाएगी। जैसे थोरेकोटोमी और लोबेक्टोमी की बात होगी तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया जाएगा। टोटल हिप रिप्लेसमेंट का टॉपिक आएगा स्केलेटल सिस्टम में, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में फिर से पढ़ाया जाएगा। आपको मैस्टेक्टोमी होगी, वो आपको ऑन्कोलॉजी में फिर से पढ़ाया जाएगा। केवल मैंने एक जगह लिखा है ताकि आप इनको इजी वे में याद कर सके। या आपके एमएसएन, ओबीजी, पीडिया जहां पे भी कोई सर्जरी होगी वहां पे ये दोबारा से लिखवाया जाएगा आपको। ऐसा नहीं कि ये दोबारा नहीं आएगा आपके सामने, फिर से आएगा ये आपके सामने। केवल यहाँ पे मैंने एक साथ लिखा है। आपका पोजीशन का टॉपिक पहली क्लास के अंदर कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये मैंने पोजीशंस क्या की है जो अलग अलग सर्जरीज, अलग अलग प्रोसीजर के अंदर यूज की जाती है, उनको मैंने एक जगह लिखने की कोशिश की है ताकि आपको याद करने में थोड़ा इजी रहे। यदि अभी ये समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, पहली क्लास जिसको समझ में आ गई काफी है। यदि दूसरी क्लास वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा कोई टेंशन नहीं है, ये दोबारा आएगा आपके सामने, ठीक है? घबराना नहीं है, मस्त रहिए। जितना याद हो पाता है दूसरी क्लास से उतना याद कीजिए, बाकी ये दोबारा आएगा आपके सामने फिर से। देखिए आपके घर में दादाजी होंगे, दादी जी होंगे और ओल्ड एज होंगी, उनकी 60, 70, 75, 80 साल हो गए होंगे, 90 भी हो गई होगी। तो वो आपको बोलते हैं कि बेटा मेरे हिप जॉइंट के अंदर या जब भी मैं बैठता हूं उठता हूं तो मेरे जॉइंटों के अंदर, जोड़ों के अंदर दर्द होता है। या तो हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। तो ऐसे पर्सन जो ओल्ड एज के अंदर है उनका हिप जॉइंट काम नहीं कर रहा, तो उन पेशेंट के अंदर क्या करते हैं, जैसे ये आपका हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट के अंदर ये क्या है? एसिटाबुलम। एसिटाबुलम के अंदर क्या रहता है? फीमर का हेड रहता है। ये फीमर बोन है, ये फीमर का हेड होता है। अब इस टोटल हिप रिप्लेसमेंट में करते क्या है, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? THR भी बोलते हैं। ऐसे पेशेंट में क्या करते हैं? आर्टिफिशियल रूप से ये भी आर्टिफिशियल तैयार करते हैं और ये फीमर का हेड भी आर्टिफिशियल तैयार करते हैं।
जोड़ घस जाते हैं, जॉइंट घस जाते हैं, फ्रिक्शन लग लग के उनके अंदर जो फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो खत्म हो जाता है एज के बाद में फ्रिक्शन होने लग जाता है, तो वहां पे पेन फील होता है। फिर तो वहां पे फिर आर्टिफिशियल रूप से जॉइंट तैयार किए जाते हैं, उनको बोलते हैं, या हिप जॉइंट तैयार किया जाता है उसे बोलते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट। टोटल हिप रिप्लेसमेंट का मतलब आपने एसिटाबुलम को भी रिपेयर किया है, आपने फीमर के हेड को भी रिपेयर किया है। समझ में आ रहा है? तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपने पूरा का पूरा जॉइंट ही रिपेयर कर दिया, ऐसे में आपको क्या पोजीशन देनी है? आपके घर पे दादाजी दादाजी का हिप जॉइंट का सर्जरी हुआ है और नया जॉइंट डाला गया है, नया हिप जॉइंट डाला गया है, तो उस दौरान एज ए नर्स या आप वहां पे हो तो आपको क्या पोजीशंस के लिए एडवाइस करना है? आपको बोलना है दादाजी को कि आपको क्या करना है, अपने पैरों को अपडक्ट रखना है। क्या रखना है? अपडक्ट रहना है। दादाजी को बोलना है कि पैरों को पास में नहीं लेके आना है, पैरों को दूर रखना है। क्यों रखना है वो उसका आगे उसका कारण मैं बताता हूं, लेकिन आपको क्या एडवाइस करना है कि आपको पैरों को पास लेके नहीं आना, दूर रखना है, पैरों को दोनों को अबडक्शन पोजीशन में रखना है। दूसरा, आपको दूसरी एडवाइस क्या करनी है? न्यूट्रल पोजीशंस के लिए बोलना है। दादाजी को बोलना है कि आप न्यूट्रल पोजीशंस में रहिए। न्यूट्रल का मीनिंग क्या है? प्रिवेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। प्रिवेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन, आपको इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन नहीं करना है, यह भी बताना है। कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन का मतलब, जैसे ये पैर है, इस पैर को इस प्रकार दूर तो रखना ही है, आपको दोनों पैरों को पास में नहीं रखना है, दूर रखना है इस प्रकार से। और दादाजी को बोलना, ना तो आपको पैर को अंदर की तरफ मोड़ना है, ना ही आपको बाहर की तरफ मोड़ना है, क्योंकि इस प्रकार से याद दिया, आप मोड़ोगे बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, इंटरनल रोटेशन करते हो और एक्सटर्नल रोटेशन करते हो, तो आपका कहीं ना कहीं एसिटाबुलम से वो फीमर निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है? न्यूट्रल पोजीशन से मेंटेन करके रखनी है। तीसरा वाला, आपको तीसरी बात क्या बतानी है दादाजी को? तीसरा वाला बोलना है कि फ्लेक्शंस नॉट मोर देन 90 डिग्री, कि आपको ऐसे बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में नहीं बैठना है, इस प्रकार नहीं बैठना है। जैसे ये आपका क्या हो गया, चेस्ट वाला एरिया हो गया, एब्डोमेन हो गया, ये पैर हो गए, तो इस प्रकार ऐसे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाना है हिप जॉइंट के बीच में, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल आप क्रिएट करते हैं तो आपका हिप जॉइंट वहां से डिटेच हो जाएगा, जो आपने अभी आर्टिफिशियली तैयार किया है। तो इस एंगल में या इस जॉइंट के अंदर 90 डिग्री से कम का एंगल होना चाहिए। आप इतना रख सकते हैं कि आपने सुपाइन में लेटे हुए हैं तो आपको हेड एंड को इतना एलिवेट कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं करेंगे, 90 डिग्री तक एलिवेट नहीं करेंगे। तो फ्लेक्शंस नॉट मोर देन 90 डिग्री, कौन से जॉइंट में? हिप जॉइंट के अंदर। तो ये तीन पोजीशंस के लिए आपको अपने दादाजी को बताना है जब भी आपके दादाजी का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है उस कंडीशंस के अंदर। अब देखिए इस बात को समझना आप कि हम अबडक्शंस के लिए क्यों बोलते हैं, क्या कारण है कि पैरों को पास में लाने के लिए मना करते हैं, बोलते हैं कि पैरों को दूर रखना है। इसके पीछे का कारण समझना आप। देखिए जनरली क्या होता है, ये आपका एसिटाबुलम है, सभी जानते हैं ना एसिटाबुलम क्या है। अरे ऐसा कोई स्टूडेंट जो एसिटाबुलम नहीं जानता हो? नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी है ना सभी ने फर्स्ट ईयर के अंदर। तो एसिटाबुलम क्या होता है? आपके जहां पे फीमर बोन का हेड आके फंसता है, जहां पे फीमर बोन का हेड आके फंसता है उसे बोलते हैं एसिटाबुलम। जैसे ये शोल्डर जॉइंट है, तो शोल्डर जॉइंट के अंदर जो ह्यूमरस का हेड है वो कौन से कैविटी में है? ग्लेनोइड कैविटी में। उसी प्रकार आपके एसिटाबुलम में क्या होता है? फीमर का हेड, ये क्या है? फीमर हेड है, फीमर बोन का हेड है। और यहां पे देखिए ये फीमर का नेक है, ये फीमर का शाफ्ट है, और ये एंगल है जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस। और ये एंगल होता है 125 डिग्री का। कितना होता है? 125 डिग्री का एंगल होता है।
इसी एंगल के कारण आपको फीमर को पास में लेके नहीं आना है, आपको फीमर को पास में लेके नहीं आना। इस एंगल के कारण, इसी एंगल के कारण आपको इसके अंदर सेट रखने के लिए आपको पैर को दूर लेके जाना है, पास में लेके नहीं आना। आप पास में लेके आओगे तो यहां से ये आपका डिटेच हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? सर्जरी के बाद की बात है वो। लगभग 1 वीक, सर्जरी के बाद में लगभग 1 वीक तक, जब तक वो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है उस टाइम ड्यूरेशन में डिस्चार्ज नहीं करते। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर हिप रिप्लेसमेंट हुआ है उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके रखते हैं, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं और पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस काफी होते हैं। तो उसके बाद में जब तक वो डिपेंड करेगा, फिर सर्जरी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, सर्जरी के ऊपर भी डिपेंड करेगा इस पोजीशंस के बारे में। मोस्टली 1 वीक तक तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा उनको। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखिए नंबर 18। नेक्स्ट लिखिए नंबर 18। स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा के अंदर कौन सी पोजीशन देते भाई? प्रॉन पोजीशंस। क्यों देते हैं? टू प्रिवेंट टेंशन ऑन सेक। जो सेक बाहर निकला हुआ है उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े, इसीलिए हम क्या करते हैं, स्पाइना बाइफिडा वाले पेशेंट को प्रॉन पोजीशंस के लिए बोलते हैं। कौन सी पोजीशंस? प्रॉन पोजीशंस के लिए। नेक्स्ट लिखिए निमोनिया। निमोनिया वाले पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं? ये क्वेश्चंस पूछा गया था एम्स पटना 2017। अफेक्टेड साइड पोजीशंस। नेक्स्ट लिखिए सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी। इसके अंदर क्या देते हैं? ऑर्थोपेनिक पोजीशंस। क्या देंगे? ऑर्थोपेनिक पोजीशंस। ऑर्थोपेनिक पोजीशंस का मीनिंग क्या है? सिटिंग पोजीशन मेंटेन करके आगे की तरफ झुकना, बेड साइड टेबल जो कार्डिक टेबल होती है उसके ऊपर झुकना, वो चीज क्या होती है? ऑर्थोपेनिक पोजीशंस होती है। किसमें देते हैं? सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले पेशेंट को दिया जाता है ये। इसी के साथ आपके पोजीशंस का चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आपको कोई डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आई तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको सोल्व करके आने हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सोल्व करने हैं। टॉपिक कंप्लीट हो गया है। पोजीशंस का दोनों क्लासेस को अच्छे से देखना है, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और एमसीक्यू सोल्व करना है। कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर पूछना है उसके बारे में। रिप्लाई कर दीजिए फटाफट, समझ में आया या नहीं आया क्लास? क्लास का फीडबैक दे दीजिए। इसी के साथ आज का आपका क्लास भी कंप्लीट होता है। समझ में आ रहा है ना सभी को?
चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। तैयार करते रहना है टॉपिक्स को, क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा बर्डन बढ़ेगा, और टेस्ट तो आपका सरप्राइज होगा, बताया नहीं जाएगा। जब भी टेस्ट होगा उसके बारे में कोई प्री इंफॉर्मेशन नहीं होगी आपके लिए। अचानक से आपको टेस्ट देना होगा, सरप्राइज टेस्ट देना होगा, तो प्रिपेयर रखना, पहले से ही तैयार रखना। फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं कि टेस्ट भी था। ठीक है, तैयार करते रहना है। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर आप इतना सीरियस क्यों रहते हो, थोड़ा हंस भी लिया करो। क्या करें, वो बोलते हैं ना, अजय देवगन की एक मूवी है ना, उसमें बोलते हैं क्या करूं मैं ऐसा ही हूं, मेरा फेस ही ऐसा ही है, आपको ऐसा ही लगेगा और इसी को झेलना पड़ेगा आपको। नहीं, वो सरप्राइज होगा आपके लिए, पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, बस आपको अपना काम करते हुए रहना, आपका टॉपिक तैयार करते रहना। आपको तो जो रोजाना काम दिया जाता है उसके ऊपर फोकस करना है। कब होगा टेस्ट, उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, जब भी लगेगा केवल आपको टेस्ट देना है। इतना ध्यान रखिए कि मैं रोजाना अपना टॉपिक तैयार करूंगा, और जब भी टेस्ट होगा उसके लिए हमेशा तैयार रहना है। निमोनिया, निमोनिया में अफेक्टेड साइड राजेश सर को पूछना, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे, ये डिटेल से पढ़ाएंगे। मैंने तो केवल आपको सुपरफिशियली बताया यहाँ पे एक साथ, ताकि आपको इजीली याद रख सके। इन सेकंड क्लास के अंदर जितनी भी पोजीशन डिस्कस की है वो आपको पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। हाँ बिल्कुल, टेस्ट तो लगेगा ही। ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन पढ़ने वाला है कौन नहीं पढ़ने वाला, कौन मस्ती करने के लिए आता है, तो उसके लिए तो टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, पढ़ के आना है कल वाली क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ाया है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।